लेकिन मैं फिर भी कहती हूं ये सवाल राजनीतिक नहीं है। वेदभूषण जी जरा बताइए, सवाल राजनीतिक नहीं है, क्योंकि जिस बच्ची के साथ ये सब होता रहा 5 महीने तक उसके साथ रेप होता रहा, वो उस घर में रह रही थी, अपना मानकर रह रही थी, लेकिन वो बता नहीं पाई। और उसके बाद इस अवसर पर किस तरह की ये धाराएं लगती हैं, क्योंकि ये बार बार हमें कहना पड़ता है कि एक्सपेडाइट जस्टिस, जिससे कि लोग इस तरह की जुर्रत ना करें। इस तरह के मामले आते हैं तब लोगों को समझ आता है कानून और जो सजा मिलेगी वही एक एग्जाम्पल बन सकता है। सुचारिता, आपके चैनल पर मैंने कानून के बारे में डिबेट की थी। मानसून सेशन में कुछ अमेंडमेंट लाए गए थे, कानून में बदलाव किया गया था। इस चैनल पर बैठकर इन्हीं की पार्टी के लोगों ने बड़ी खिलाफत की उसकी कि ये कानून बिल्कुल बेईमाने हैं, बीजेपी अपने हिसाब से इन कानूनों को बना रखी है। आपके दर्शकों को बताना चाहता हूं, माइनर के साथ में आने वाले कानून में फांसी की सजा का, कैपिटल पनिशमेंट का प्रोविजन करा गया। इसलिए किया गया है, आज ही के लिए किया गया था, जिसमें अभी तक आजीवन कारावास थी। जो आशाराम बाबू अभी जेल में बैठे हुए बाबा जी, उनके लिए प्रोविजन था। अब फांसी का प्रोविजन लाया जा रहा है, तो क्यों दर्द हो रहा है? इनसे पूछिए कि कानून अमेंडमेंट लाया जा रहा है उससे इनके पेट में क्या दर्द है। ये तो अच्छा है कि एक छोटी बच्ची माइनर जिसके साथ रेप हुआ, इतना लंबे टाइम तक कंटिन्यूअस रेप हुआ, ऐसा तो मिडिल ईस्ट कंट्रीज में होता तो उसको गर्दन उड़ा दी जाती। पर यदि उसमें कानून में बदलाव किया जाए तो दर्द, यदि उसमें पुलिस एक्शन ले ले तो दर्द, तो ये दर्द कहीं ना कहीं जाके रुकेगा नहीं रुकेगा। जो हैवानियत का एक जो नमूना देखने के मिला, वो भी शर्म की बात। ये मैं इस बात से इनकार नहीं करता कि देश के बहुत सारे हिस्सों के अंदर नाबालिगों के साथ पॉक्सो के मुकदमे दर्ज होते हैं, हाँ। पर उस डिपार्टमेंट का जिसका नाम बाल विकास मंत्रालय है, बाल विकास, आप सोचिए ये सबसे हिलाने वाली बात है। पुलिस के ऊपर तो आप बहुत जल्दी एलिगेशन लगाते हैं, अरेस्ट नहीं किया है, एफआईआर आप खुद मानने के एफआईआर दर्ज हो गई थी, इन्वेस्टिगेशन जारी है। परंतु आपको याद है निर्भया केस में क्या हुआ था? यही दिल्ली सरकार उस चार्जशीट को लेकर महीनों तक बैठी रही। वो नहीं चाहती थी कि निर्भया के हत्यारों को फांसी हो। बाद में हालांकि फांसी हुई। ये वही सरकार है। बताए बीजेपी फला आदमी के जो कार्यकर्ता, आपने जो बात बोली अभी डीसीपी साहब, आपने जो वेदभूषण जी बात बोली, मुझे उस बात से एक चीज निशा जी आपसे पूछनी है, क्योंकि जिस डिपार्टमेंट में ये काम कर रहे थे अफसर, ये उस डिपार्टमेंट में महिला और बाल कल्याण का डिपार्टमेंट था। अब सोचिए कि उस चादर ओढ़े कितने भेड़िए ऐसे बैठे होंगे। उनका काम ही ये था कि महिलाओं के लिए जो उत्पीड़न के मामले हो या फिर चाइल्ड रिलेटेड क्राइम्स हो, उन पर काम करना है। लेकिन यहाँ पर तो ये उसी क्राइम में लिप्त थे। देखिए, इस तरह के रेप को स्टैट्यूटरी रेप कहते हैं, जिसमें एक इंसान अथॉरिटेटिव पोजीशन में होता है और अपनी अथॉरिटी का नाजायज़ फ़ायदा उठाता है। ऐसे केसेस में जिसे देखा जाए, क्योंकि अगर पीड़िता कंसेंट भी देती है और वो कंसेंट की एज की नहीं होती है तो उसे स्टैट्यूटरी रेप कहा जाता है। तो पहले हमें ये समझना होगा ये नॉर्मल रेप नहीं है। अगर किसी भी तरह इस मामले में ये भी माना जाए कि डर के मारे उस बच्ची ने हाँ भी कर दिया, पर क्योंकि ये एक अथॉरिटी पोजीशन पर थे, इनको ये जानना और इनको ये पता था कि ये रेप जो है स्टैट्यूटरी रेप है और इसकी सजा इनके लिए जायज़ है। और मुझे ये समझना है, आप सबको भी ये समझना पड़ेगा, ऐसे कितने मामले हैं। मैं रेगुलर काउंसलिंग करती हूँ और आप मैम अभी 90% कह रही थी, मैं कहती हूँ 99.99% ऐसी कोई औरत नहीं है जिसने कोई मॉलेस्टेशन का केस देखा ही नहीं होगा। हम में से किसी के साथ कोई ना कोई छेड़खानी कभी ना कभी हुई ही होगी, चाहे किसी ने बस में छेड़ा हो, किसी ने सीटी मारी हो, किसी ने गलत टच करने की कोशिश की हो, किसी ने गलत कमेंट किया हो। तो हमें ये तो मानना पड़ेगा कि सेक्सुअल हरासमेंट, सेक्सुअल रेप के जितने भी मामले आ रहे हैं, और स्पेशली जब इस केस में देखें, वाइफ ने उसका साथ दिया। ये हाँ, वाइफ ने, क्योंकि वो अपने आप को मरते मारती है। इन्फेरिटी कॉम्प्लेक्स, मैं कुछ नहीं कर सकती, अगर मेरे पति ने ये कर दिया और मैं मुंह खोलूंगी तो हमारी बदनामी। ये तो